दोस्तों, विल्सन्स लॉ कहता है प्रायोरिटाइज नॉलेज एंड इंटेलिजेंस एंड वेल्थ विल फॉलो। हम मैक्रो कैफे पर कोशिश यही करते हैं आपको क्रिस्टल क्लियर नॉलेज दें ताकि आपको 100% क्लैरिटी हो। एक रीसेंट डेवलपमेंट पे बात करना ज़रूरी हो गया है, जो है रुपया का गिरना। हमारा रुपया रिसेंटली डॉलर के अगेंस्ट गिर के 89.5 रुपीस तक पहुंच गया है। अब सवाल ये उठता है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है वो रीजन जिसकी वजह से जब दुनिया भर की करेंसीज डॉलर के अगेंस्ट मजबूत हो रही हैं, इंडिया का रुपया फिर भी गिर रहा है? क्या ये घबराने की बात है, या फिर हमें अपने आरबीआई और गवर्नमेंट पे विश्वास रखना चाहिए कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है? दोस्तों, बहुत ज़रूरी है सब कुछ बारीकी से समझना, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी है तो आप बहुत जल्दी सारी डेवलपमेंट समझ जाओगे। चलो साथ मिलके ये सब समझते हैं। देखिए, जनवरी 2026 में डॉलर इंडेक्स 108 पर था। आज वो नवंबर में 99 के आसपास आ चुका है, मतलब 7.7% से गिरा है। नॉर्मल लैंग्वेज में इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि डॉलर दुनिया के मुकाबले ज़्यादा कमज़ोर हुआ है और नेचुरली बाकी करेंसी स्ट्रांग हुई हैं। डॉलर इंडेक्स अब होता क्या है? ये एक बास्केट होती है जिसमें दुनिया की 6 बड़ी करेंसीज होती हैं, जो है यूरो जिसका सबसे बड़ा वेटेज होता है, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना और स्विस फ्रैंक। और उनके अगेंस्ट डॉलर की वैल्यू को मेजर किया जाता है। अगर इंडेक्स ऊपर होता है तो डॉलर स्ट्रांग हुआ, नीचे होता है तो मतलब डॉलर वीक हुआ। तो अब जब डॉलर इंडेक्स 108 से 99 पर आ गया है, तो ऑब्वियस सी बात हुई है कि दुनिया की करेंसीज ने डॉलर के अगेंस्ट एप्रिशिएट किया है। स्विस फ्रैंक 11.2% से बढ़ा है, पाउंड 5% से और युआन 3% से ऊपर गया है। पर शॉकर इसमें यह है कि जब पूरी दुनिया स्ट्रांग हो रही है, तब इंडिया का रुपया उल्टा गिर रहा है। 3 से 3.5% तक डेप्रिशिएट हो गया है और हम $1 इक्वल्स टू 89.5 रुपीस तक पहुंच गए हैं। आप सोचिए, ग्लोबल करेंसीज डॉलर के कमजोर होने का फायदा उठा रही हैं, लेकिन हम कमजोर हो रहे हैं। क्वेश्चन अब ये आता है कि क्या ये कंसर्न की बात है? लोग कहते हैं कि इंडियन रुपी हिस्टोरिकली 2 से 3% तक हर साल गिरता है, और ये भी एक पॉपुलर आर्गुमेंट है कि डेप्रिसिएशन एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब रुपया सस्ता होता है तो फॉरेनर्स के लिए इंडिया का माल चीप हो जाता है, उनके डॉलर से उन्हें ज़्यादा इंडियन गुड्स मिल जाते हैं, तो एक्सपोर्ट्स इससे बढ़ते हैं। ये लॉजिक सही भी है, बट प्रॉब्लम ये है कि डेप्रिसिएशन कंट्रोल्ड हो तो ठीक, लेकिन जब अनएक्सपेक्टेडली और ग्लोबल ट्रेंड के अगेंस्ट हो, तब हमें समझना पड़ता है कि इशू कहाँ पे है। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं कि इंडिया का करेंसी सिस्टम फ्री मार्केट एक्सचेंज रेट नहीं है। हम मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम फॉलो करते हैं। फ्री मार्केट उसे कहते हैं जहां डिमांड और सप्लाई डायरेक्टली करेंसी की वैल्यू डिसाइड करे और गवर्नमेंट की बिल्कुल भी इंटरफेरेंस ना हो। मैनेज फ्लोट में मार्केट तो काम करती ही है, बट आरबीआई के पास बहुत बड़ा रिमोट कंट्रोल होता है। अगर रुपया बहुत ज़्यादा गिर रहा हो तो आरबीआई अपने रिजर्व से डॉलर को बेचकर रुपया को सपोर्ट करती है। अगर रुपी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए तो आरबीआई डॉलर खरीद लेता है। इस पूरे सिस्टम को स्टेबल रखने के लिए आरबीआई के पास एक सेफ्टी नेट होता है, और इंडिया के पास आज के टाइम पर लगभग 690 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स अवेलेबल हैं। ये रिजर्व ही हमारी करेंसी मार्केट का एक सीट बेल्ट है जो उसे क्रैश होने नहीं देता। अब मैं आपको बताता हूं कि रुपी गिरता कैसे है। सिंपल सी बात है, अगर डॉलर की डिमांड इंडिया में बढ़ जाए तो रुपी गिरता है, और अगर रुपी की डिमांड ही कम हो जाए तब भी रुपया गिरता है। डिमांड सप्लाई का एक सिंपल खेल है ये। पर आपका सवाल अब ये होगा कि डॉलर की डिमांड बढ़ ही क्यों रही है इंडिया में, जब दुनिया में डॉलर वीक हो रहा है? तो अब हम असली कहानी पर आते हैं, और वो कहानी समझने के लिए हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स देखना पड़ेगा। दोस्तों, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बेसिकली इंडिया से पैसे कहाँ पे आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं उसका पूरा एक लेजर होता है। दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड होता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में हमारा ट्रेड आता है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और अगर इंपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं तो डेफिसिट होता है, कॉल्ड एज ट्रेड डेफिसिट।
फाइनेंशियल ईयर 25 में अप्रैल से अक्टूबर तक इंडिया का ट्रेड डेफिसिट 171 बिलियन डॉलर्स का था और फाइनेंशियल ईयर 26 में सेम पीरियड में ये 197 बिलियन डॉलर्स पहुंच गया। इंपोर्ट्स भी 312 से 344 बिलियन डॉलर्स हो गए। मतलब इंडिया को डॉलर की नीड है पेमेंट करने के लिए और इंपोर्ट ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए हमारी डॉलर की रिक्वायरमेंट और बढ़ गई है। और जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ जाए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यही डॉलर के साथ अब हो रहा है। डॉलर की डिमांड इंडिया में इतनी ज़्यादा हो गई है कि रुपी अपने आप ही प्रेशर में आ गया है। अब चलते हैं कैपिटल अकाउंट पर, जहां से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आती रहती हैं। यहां बड़ा झटका हमें लगा है। फाइनेंशियल ईयर 25 में अप्रैल से अक्टूबर तक इंडिया में 10 बिलियन डॉलर्स के एफपीआई आए थे। फाइनेंशियल ईयर 26 में सेम पीरियड में ये 44 मिलियन डॉलर हैं, मतलब बिल्कुल नेग्लिजिबल। मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया में पैसा ऑलमोस्ट डालना ही बंद कर दिया है। और दूसरी तरफ इमर्जिंग मार्केट्स जिसमें ब्राजील, साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना है, उसमें इनफ्लोज 156 बिलियन डॉलर से 215 बिलियन डॉलर हो गए हैं, मेनली ड्रिवन बाय चाइना। मतलब सब जगह पैसा जा रहा है इंडिया को छोड़कर। जब डॉलर्स इंडिया में आना कम हो जाते हैं, करेंसी नेचुरली इंडिया की वीक हो जाती है। और तीसरा प्रेशर है आरबीआई के फॉरवर्ड बुक से आ रहा है। आरबीआई ने फॉरवर्ड मार्केट में अराउंड 60 बिलियन डॉलर्स बेच रखे हैं। फॉरवर्ड मार्केट सिंपल लैंग्वेज में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। आज डिसाइड होता है कि फ्यूचर में डॉलर किस रेट पर मिलेगा। जब आरबीआई फ्यूचर के लिए इतने सारे डॉलर्स बेच के कमिटमेंट कर देता है, तो मार्केट एंटिसिपेट ये करती है कि फ्यूचर में भी रुपी पर प्रेशर बना रहेगा। एक्सपेक्टेशन ही रुपी को वीक करने के लिए काफ़ी होती है। ये तीसरी वजह है रुपी के गिरने की। और जब इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें मैंने आपको बता दी हों, तो आप सोच रहे होगे कि यार ये तो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है, पर नहीं। गुड न्यूज़ भी उतनी ही स्ट्रांग है जितने नेगेटिव रीजंस है। इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट आज एक कंट्रोल्ड रेंज में है। 2012-13 में जब हम फ्रेजाइल 5 का हिस्सा होते थे, तब करंट अकाउंट डेफिसिट 3% ऑफ जीडीपी से ऊपर रहता था और इंडिया बहुत वल्नरेबल पोजीशन में था। आज वो सिचुएशन बिल्कुल नहीं है और क्रूड ऑयल के प्राइसेस 64 से 65 डॉलर्स पर हैं, जो कि हमारे लिए एक ब्लेसिंग है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट ऑयल ही होता है। जब क्रूड सस्ता होता है, इंडिया के इंपोर्ट बिल्स कम होते हैं और रुपी पर प्रेशर नेचुरली कम हो जाता है। ऊपर से अगर इंडिया यूएस की ट्रेड डील फाइनलाइज हो जाए, तो हमारे एक्सपोर्ट्स पर भी प्रेशर काफ़ी कम हो जाएगा, जो रुपी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर होगा। और सबसे बड़ा सेफ्टी शील्ड है आरबीआई के 690 बिलियन डॉलर के रिजर्व्स, जो ये गारंटी देते हैं कि अगर रुपी पर कभी भी कोई एक्सट्रीम प्रेशर आया, आरबीआई मार्केट में उतरकर सिचुएशन को स्टेबलाइज कर सकता है। तो कंक्लूजन ये है दोस्तों कि हाँ, रुपी गिरा है और रीजन भी क्लियर और सॉलिड है। इंपोर्ट्स बढ़े हैं, एफपीआई इनफ्लोज गिर गए हैं और फॉरवर्ड मार्केट का प्रेशर है। बट साथ ही इंडिया की मैक्रो स्टेबिलिटी स्ट्रांग है, सीएडी कंट्रोल में है, ऑयल चीप है, रिजर्व्स मैसिव हैं और कोई इमीडिएट पैनिक वाली सिचुएशन बिल्कुल नहीं है। ये टेम्पररी एडजस्टमेंट है, कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको इस वीडियो ने क्लैरिटी दी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। मैं हूं आपका दोस्त आदित्य गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।